फिलामेंट लैंप आम तौर पर 10 के पावर फैक्टर पर काम करता है। सब लोगों को याद है कितने पे काम करता है? यूनिट, एकांक पर। इतना भी क्वेश्चन है, मुझे लगता है कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो बन क्वेश्चन देखने का समय मिला था आप लोगों को। चलिए, इस लैंप का कलर रेंडिंग इंडेक्स सबसे अच्छा होता है इनकैंडेसेंट का। फिर कह रहा है फ्लोरेसेंट लैंप में, फ्लोरेसेंट ट्यूब में हम चोक को कहां पर कनेक्ट करेंगे? तो सप्लाई फेज के साथ कीज में कनेक्ट करेंगे। किस उद्देश्य से कम वोल्टेज वाले लैंपों का प्रयोग करते हैं? जो आपका स्वचालित वाहन है, ऑटो है, बाइक्स है, ये सब में हम लोग क्या करते हैं? कम वोल्टेज वाला लैंप प्रयोग करते हैं। हैलोजन फ्लड लैंप का बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है। वाइजर किससे बना होता है? कांच का बना होता है। वाइजर किनारा होता है, कॉर्नर होता है। ये आपका अंदर का डब्बा था ना, आप किनारे में देखते हैं हल्का सा जो आपका ऐसे जैसा कांच रहता है अंदर घुसा हुआ जैसा, वही वाला आपका वाइजर कहलाता है। प्रकाश का रंग किस पे निर्भर करता है? तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति दोनों पर करता है। घर के बाहर आपको बता ही चुके थे, सुरक्षा के लिए IP65 क्या कहते हैं इसको? इंग्रेस प्रोटेक्शन। क्या कहते हैं साथियों? इंग्रेस प्रोटेक्शन। इंग्रेस प्रोटेक्शन कहते हैं। वाइब्रेशन से, बारिश की बूंदों से, ये सबसे सुरक्षा आवश्यक है। शीत कैथोड लैंप कौन सा है? बिल्कुल, आपका कौन सा है? नियॉन है, शीत कैथोड लैंप। नियॉन साइन नली में देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 mm का व्यास, स्मरणीय तत्व में बता दिए थे। 12 mm का व्यास है तो कितना करंट होगा? 20 मिली एम्पियर होगा। 100% समझ लीजिए, हमारी कभी कोई भी चालक पदार्थ हो, उसकी मोटाई जो है ना, वह करंट रेटिंग के आधार पर तय की जाती है। अगर करंट रेटिंग बढ़ेगा, मेरी गोलाई के मान में भी वृद्धि होगी। और इंसुलेशन इसके ऊपर जो लगाएंगे आप, वह हमेशा याद रखिएगा, उस इंसुलेशन की मोटाई सदैव वोल्टेज रेटिंग के आधार पर तय की जाती है। वोल्टेज बढ़ेगा तो इसका भी मान क्या होगा? बढ़ेगा। ये कंसेप्ट हमेशा के लिए माइंड में फिट कर लीजिए। TFL का औसत जीवन 8000 घंटे होता है। दिए गए प्रश्न के हिसाब से सही आंसर है 8000। कह रहा प्रदीप्ति लैंप के लिए अलग प्रकार का स्टार्टर और सॉकेट की जरूरत पड़ती है, ये क्या कहलाता है? स्टार्टर और सॉकेट का कॉम्बिनेशन हम कर देते हैं। लास्ट तो आपका चोक का ही एक प्रकार है समान रूप से, ठीक है ना। देखिए, आयोग ने प्री हीट को कंसीडर किया है, ठीक है, लेकिन हम लोग लास्ट का जो काम है ना, वो आपके वोल्टेज को बढ़ाना, करंट को कंट्रोल करना, जो पर्पस है वो रहता है। अब आयोग ने किस उद्देश्य से किया है, ये अब आयोग से पूछना पड़ेगा। लेकिन आजकल आजकल हम लोग प्रदीप्ति लैंप जो इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्लोरोसेंट लैंप जो हम इस्तेमाल आजकल कर रहे हैं, वो हम कौन सा कर रहे हैं? इंस्टेंट स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा कर रहे हैं? इंस्टेंट स्टार्ट, ठीक है ना। इंस्टेंट स्टार्ट वो लिखा भी रहता है। इंस्टेंट स्टार्ट आपका जो है टाइप का, ये हमारी जो किट होती हैं वह बहुत ही जल्दी मशीन आपको बहुत फ्यू सेकेंड में क्या करती हैं? स्टार्ट कर देती हैं। तो आजकल हम लोग इंस्टेंट स्टार्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। ने क्वेश्चन के आंसर को फिट कंसीडर किया था आयोग ने। आप जानते हैं कि आप लोगों का जो आयोग है वो बहुत बार गलत क्वेश्चन कंसीडर करता है, पर जब तक आरोप प्रत्यारोप नहीं होगा, मामला उतना बढ़ता नहीं है, तो आगे बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन हमने आपको जानकारी दी है, इस तरह की व्यवस्था जो है इंस्टेंट स्टार्ट के अंदर आती है, ठीक है। और इसके लिए सपोर्ट कौन करता है? ब्लास्ट करता है। लाइट में चोक का काम क्या है? वोल्टेज बढ़ाना और करंट को सीमित करना। कौन सा लैंप एक वर्णी प्रकाश देता है? कैसा देता है? 0 वाट के लैंप में कितनी विद्युत खपत होती है? नॉर्मली 5 से। सोडियम वेपर लैंप का स्विच ऑन किया जाता है, इसकी उपस्थिति के कारण लाल रंग का प्रकाश देता है। नियॉन की उपस्थिति के करते हैं। सोडियम पाउडर और
हैलोजन लैंप में फिलामेंट किस पदार्थ का रहता है? किसी भी लैंप का फिलामेंट जो हम बनाते हैं जानबूझ करके टंगस्टन का ही बनाते हैं। नाइक्रोम, यूरेका और मैग्नीन, ये सब हमारा क्या है? स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है साथियों। क्या है? स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है। ये सब प्रायः क्या होता है, ध्यान रखिएगा, ZT होता है। क्या होता है? जीरो टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है, उच्च मान का प्रतिरोधक है साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मैट टाइप के लैंप का पूरा नाम क्या है? मरकरी, आर्गन, टंगस्टन। क्योंकि ये टी हमेशा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है लाइट में? टंगस्टन को। A4 आर्गन, M4 मरकरी। तो कौन सा उत्तर दीजिएगा? ए नंबर। MB टाइप में क्या बोलिएगा विद्यार्थी जी? मरकरी बूस्टर, बायोनट कैप। क्योंकि बूस्टर और ब्रेक यहाँ कोई काम का नहीं है। ब्रेक आपका मशीन में चलता है, बूस्टर हमारे ट्रांसफार्मर का काम है बूस्ट करना। डीसी मशीन का भी यूज करते हैं, डीसी जनरेटर का डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में बूस्ट करने के लिए, वोल्टेज को बढ़ाने के लिए। राइट आंसर होगा बायोनट कैप होल्डर। बायोनट टाइप का कैप लगाते हैं। TFL का पूरा नाम बता दीजिए। कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। फ्लोरोसेंट ट्यूब क्या करता है साथियों? स्वाभाविक है, प्रकाश हमको ज्यादा देता है। क्या करता है? प्रकाश हमको ज्यादा देता है। बता दीजिए। जब आपका फ्लोरोसेंट लैंप है, फ्लोरोसेंट लैंप के साथ पावर फैक्टर सुधारने के लिए हम कैपेसिटर लगा लेते हैं, तो पीएफ कितना इंप्रूव कर जाता है? 98 से 100 के बीच हो। इसीलिए हम लोग आंसर 100 को कंसीडर करेंगे। टीएमआरसी हमेशा 80 को सही मानता है। आप 100 कीजिएगा ना तो आपका क्वेश्चन का आंसर गलत कर, बिल्कुल एकदम 98 से रहता है। 98 हो गया तो 100। छोटे बल्ब की लड़ी में 5 समानांतर पथ हैं। आप जानते हैं 5 पैरेलल पाथ है तो उसका 5 गुना क्या करेगा? करंट लेगा। मतलब स्पष्ट है, फ्लैशर बल्ब से उसको कंट्रोल करना है। फ्लैशर में धारा का मान कितना होगा? एक बल्ब की धारा का मान गुना बल्ब की संख्या। अब ना आपका पिछले दिन देखा था आपने, 3 पैरेलल पाथ था, तिगुना करंट हो रहा। 4 पैरेलल पाथ था, 4 गुना हो रहा था। 4 पैरेलल पाथ है, उसके बाद धारा की संख्या। तो क्या होना चाहिए राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 1/4 हो जाएगा। बल्ब की लड़ी में 5 समानांतर पथ है, केवल एक फ्लैशर बल्ब से नियंत्रित करना है। फ्लैशर बल्ब के धारा का मान होगा, पैरेलल 5 है तो 1/5 होना चाहिए, 5 गुना होना चाहिए। 1/4 तो संभव नहीं है, 1/4 संभव नहीं। आप जब रास्ता 4 दे दिए तब ना आप 4 गुना या 1/4 की बात कीजिए। हाँ, रास्ता आप 5 दे दिए, ऐसी 1/5 होना चाहिए। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को एक बार एग्जामिन कर लेते हैं, घबराइएगा नहीं। फ्लैशर का सिंबल बताइए। वाई मेटालिक स्ट्रिप के साथ गर्म होगा, बंद हो जाएगा, ठंडा रहेगा, चालू रहेगा। उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप के अंदरूनी नली में कौन सा गैस भरते हैं? हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप में आयोनाइजेशन की प्रक्रिया किसके द्वारा आरंभ होती है? मेन इलेक्ट्रोड और सहायक इलेक्ट्रोड दोनों के माध्यम से। सहायक के साथ में हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाते हैं। नियॉन साइन लैंप के नली के प्रचालन के लिए आवश्यक वोल्टेज किस पर निर्भर करता है? बिल्कुल, आपको याद है ना, 1 मीटर में कितना वोल्टेज? 500। याद है ना, कल बताया था। नियॉन साइन नली किस सिद्धांत पे काम करता है? गैसियस विसर्जन पर काम करता है। तभी तो 2000 से 6000 वोल्ट की हमको जरूरत पड़ती है। नियॉन साइन नली परिपथ में फायरमैन स्विच, अच्छा क्वेश्चन है, याद होगा आपको। कहां पर साहब? मेन स्विच के साथ लगाते हैं, आग के लपेटों से बचने के लिए, आग ना लगे इससे सेफ रहने के लिए। रोक कुंडली शॉर्ट हो गई है, क्या होगा विद्यार्थी? तो रुक जाएगा।
ये क्वेश्चन पूछा जा चुका था। क्या होता है? परावर्तित प्रकाश बटा आपतित प्रकाश का अनुपात होता है। इसका मान 1 से रिफ्रैक्शन फैक्टर लेस देन। ये क्वेश्चन तो आप लोगों का टफ क्वेश्चन है। ये कह रहा है 250 वोल्ट का लैंप है, फ्लक्स 3000 ल्यूमेन दिया है, एफ कितना है? 3000 ल्यूमेन। करंट का मान कितना है? 0.8 एम्पियर। वोल्टेज कितना है? 250 वोल्ट। आपसे कह रहा है क्या जी? ज्योति दक्षता, ल्यूमिनस इफिशिएंसी निकालिए। क्या जानते हैं? फ्लक्स बटा टी इंटू आई। 3000 बटा विद्यार्थी 250 गुना 0.8 करिए, क्या होगा? 25 है 200, यानी 3000 बटा विद्यार्थी 200 कर दिए, काट के बताइए तो 15 ही आएगा कि नहीं? 15 ल्यूमेन प्रति वाट। आंसर सी हो जाएगा। जिनको इच्छा होगी बना लीजिएगा, नहीं तो आपको मिलेगा ही। क्षैतिज सतह पर एक ही स्रोत द्वारा उत्पन्न प्रदीप्ति विभिन्न बिंदुओं पर डैश से परिवर्तित होती है। एक ही सतह पर अलग अलग स्रोत द्वारा, जब स्रोत अलग अलग से जब आती है ना, तब क्या हो जाएगा बताइए जरा? कॉस क्यू थीटा। बिल्कुल, कॉस क्यू थीटा। समझे? तो वैसी परिस्थिति में कॉस क्यू थीटा कंसीडर कीजिएगा। एक ही स्रोत द्वारा उत्पन्न विभिन्न बिंदुओं पर, क्या हो गया? अलग अलग बिंदुओं पर। ये पोजीशन 1 था, पोजीशन 2 था, पोजीशन 3 था। तो जब अलग अलग पर जा रहे हैं तो कोणीय पोजीशन भी तो चेंज हो रहा है। इस परिस्थिति में कॉस क्यू थीटा हो जाएगा। सिंगल स्थिति रहेगी तो कॉस थीटा होगा। इस रंग की तरंग दैर्ध्य ये नीले प्रकाश के बीच आती है। बहुत अच्छा है। VIB TYOR है ना? तो देख लीजिए, पीला और नीला के बीच में क्या है? पीला नीला के बीच क्या है? हरा। उत्तर कौन सा देंगे जी? प्रदीपन के अध्ययन के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं? इल्यूमिनेशन के अंदर लाइटिंग वायरिंग सिस्टम को पढ़ते हैं, लाइटिंग सिस्टम डिजाइन करते हैं, वायरिंग पदार्थ का परिकलन करते हैं, फोटोमेट्री का अध्ययन करते हैं। बताइए विद्यार्थी जी, क्या होगा सही उत्तर? इस तरीके से प्रकाश की व्यवस्था करेंगे जो हमको रोशनी बेहतर मिलेगा, कम कंजप्शन पावर का होगा और सब जगह बराबर मात्रा में लाइट मिलेगा। ये व्यवस्था हम किसके माध्यम से करते हैं? प्रदीपन के माध्यम से करते हैं। परिभाषा ही है। बताइए उत्तर। कैंडेला की ज्योति तीव्रता वाले किसी प्रकाश द्वारा इकाई घन कोण में उत्सर्जित ज्योति फ्लक्स यानी F/4 क्या होगा? I बराबर F/4 होता है ना? I बराबर, एक सेकेंड रुकिए, क्या कह रहा है? एक कैंडेला की ज्योति तीव्रता वाले, एक कैंडेला की ज्योति तीव्रता वाले प्रकाश स्रोत द्वारा इकाई घन कोण में उत्सर्जित ज्योति फ्लक्स क्या कहलाता है? स्वाभाविक है, एक ल्यूमेन कहलाता है। क्या होगा? एक ल्यूमेन। सतह का प्रदीपन क्या होता है साथियों? दूरी के समानुपाती। गलत। दूरी के वर्ग का श्वेत कर्मानुपाती, यानी ई जो है पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सर क्या होगा? श्वेत कर्मानुपाती। क्वेश्चन तो आपको याद हो गया होगा। 101.85 होता, बनाए थे अभी पीछे। ध्यान दीजिए, बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इस क्वेश्चन को पूछा था आपसे। बताइए विद्यार्थी, क्या करिएगा, कैसे क्या क्या होगा? प्रीसीजन वर्क, एक सेकेंड, प्रीसीजन वर्क है ना, बढ़िया काम है, महीन काम है। फाइन एग्रेविंग, प्रूफ रीडिंग, ऑडिटोरियम,
कम नहीं प्रकाश हो रहा। चलिए, रेलवे प्लेटफॉर्म कम में मान दिया है तो मन महसूस कर लीजिए, क्या कीजिए। अब इसी हिसाब से अंदाज से करना पड़ेगा कम ज्यादा। इस आधार पर मिलान कर लीजिए कौन सा हो रहा है। ई ई ई ई अब देखिए होता भले ज्यादा है, अब ऑप्शन में जो देगा उसी में आपको एडजस्ट करना। अब नया अपने मन से खुला तो फिर उत्तर नहीं दे पाइएगा। एडिशन स्क्रू टाइप के लैंप होल्डर के बाहरी स्क्रू हमेशा किससे जोड़ना चाहिए। एडिशन स्क्रू लैंप के होल्डर को हम किससे जोड़ते हैं विद्यार्थी जी? क्या चांस है? बाहरी स्क्रू संपर्क को, बाहरी स्क्रू का कांटेक्ट को जोड़ना चाहिए। ठीक है, स्विच तार से HPMV लैंप का इतना दक्षता होता है, 50 ल्यूमेन प्रति वाट होता है। हाई प्रेशर मरकरी वेपर हाई प्रेशर मरकरी कह रहा एक ही स्रोत द्वारा प्रकाशित 36 सतह, ये तो जस्ट अभी क्वेश्चन मिला था ना, अलग अलग बिंदु पर तो क्या होगा, कॉस क्यू थीटा हो जाएगा। बार के जैसे खुले स्थान पर लाइटिंग इसको वर्टिकल रखेंगे तो वर्टिकल हम किसको रखते हैं? मरकरी वेपर लैंप को। सोडियम वेपर लैंप को कैसे रखते हैं? क्षैतिज रखते हैं। ठीक है, कैसे रखते हैं? क्षैतिज रखते हैं। सोडियम वेपर लैंप से उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? क्या होता है? इस पर नियॉन साइन ट्यूब से धारा प्रवाह निर्भर करता है, ट्यूब की लंबाई पर। डायरेक्ट लाइटिंग योजना का बढ़िया है, डायरेक्ट लाइटिंग योजना अधिक प्रभावशाली है, परंतु यह क्या उत्पन्न करता है? चमक भी ज्यादा देता है और छाया भी ज्यादा देता है। उत्तर दोनों होगा, डी नंबर होगा। नियॉन साइन ट्यूब से प्रवाहित धारा, अच्छा जब धारा है तो किस पे निर्भर करेगा? व्यास पर करेगा। धारा रहेगा तो व्यास पर, लंबाई पर कौन कर रहा है? वोल्टेज कर रहा है। इसीलिए इसका उत्तर क्या दीजिएगा आप लोग? ए नंबर दीजिए। ये तो बना लेंगे है ना। बल्बों की संख्या पहले भी क्वेश्चन कई बार मिला है, n बराबर 240 बटा ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40 बल्ब की संख्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर आएगा। ल्यूमेन के बारे में जानते हैं, F बराबर क्या होगा साथियों? E इंटू ए। तो बताइए तो क्या हम जवाब दें? प्रदीप्ति फ्लक्स का मात्रक होता है ल्यूमेन। फ्लोरेसेंट ट्यूब में चोक कहाँ लगाते हैं? में लगाते हैं। नियॉन ट्यूब की आयु कितनी होती है? 10,000 घंटे है। तो आप लोग एक काम करिएगा, 127 क्वेश्चन है जी। जलते हुए बल्ब के तंतु का सामान्य ताप कितना होता है? आपको याद है हम लोग 2300 से लेकर के 2800 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाते थे। कहां पर? गैस फील्ड फिलामेंट में। किसमें साथियों? गैस फील्ड फिलामेंट लैंप में, है ना। तो आपका उस रेंज का डाटा तो नहीं है, कितना दिया है? 1800 से 3000। तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। हार लीजिए विद्यार्थी, घबराना नहीं है। 1800 से 3000 का रेंज हम लोग रखेंगे। चलिए आगे बढ़ें। प्रदीप्ति घनत्व का क्या एसआई मात्रक होगा? स्वाभाविक सी बात है, क्या कहेंगे? लक्स कहेंगे। की इकाई क्या होगी साथियों?
फ्लक्स होगी। कूलम किसका होता है? चार्ज का होता है। हेनरी किसका होता है? इंडक्टेंस का होता है ना। डेसिबल आप लोग जानते हैं, साउंड को हम लोग डेसिबल में मेजर करते हैं। ल्यूमेन प्रति वाट किसकी इकाई है? ज्योति दक्षता की। ज्योति दक्षता कहिए, दीप्ति दक्षता कहिए, है कि नहीं है? प्रदीप्ति दक्षता कहिए, सब क्या है साथियों? सेम है। ल्यूमेन किसका इकाई होता है साथियों? फ्लक्स का। याद है आपको एफ बराबर क्या लिखते हैं आप? ई इंटू ए लिखते हैं, और ई बराबर क्या होता है? एफ बाय ए होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। कह रहा है एचपीएमवी लैंप है 125 वाट का, 250 वोल्ट की सप्लाई के लिए पावर फैक्टर बढ़ाना है, कितनी कैपेसिटी का कैपेसिटर लगाएंगे? आपको मैंने बताया था जब आप पढ़ रहे थे, मैंने कहा था 250 वाट का होगा 20 माइक्रोफेराड का लगाएंगे, 400 वाट का होगा तो 33 माइक्रोफेराड का लगाएंगे। अब आप बहुत विद्वान छात्र हैं, 150 का आधा कितना होता है? 125। यहाँ भी मान आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 10 माइक्रोफेराड। आंसर किस देगा? ए नंबर। चलिए आगे बढ़ें। अब नियॉन टेस्टर में प्रतिरोध कितने ओम का हम लोग सीरीज में जोड़ने का काम करते हैं? नियॉन लैम्प टेस्टर में बताइए क्या होना चाहिए उत्तर? नॉर्मली हम कितने का जोड़ते हैं? 2000 ओम का जोड़ते हैं। नियॉन लैम्प टेस्टर समान रूप से कितने वोल्टेज को मापने का काम करता है? 500 वोल्ट का। ज्यादा से ज्यादा हम बनाएंगे तो कितने का बना सकते हैं? 1000 का। इससे ऊपर का काम यह नहीं करेगा। रात्रि के समय फ्लोरेसेंट ट्यूब स्विच बंद करने के बाद भी थोड़ा बहुत रोशनी दे रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपका स्विच जिसका काम था पूरी तरह से ऑफ करना, ये ऑफ नहीं कर पा रहा है। हल्का सा संपर्क कहीं न कहीं है, जिसके वजह से फेज के साथ इसका जुड़ाव है और थोड़ी मात्रा में प्रकाश आपको मिल रही है। यानी आप क्या जवाब दीजिएगा? स्विच से फेज का नियंत्रित नहीं होना। 3 वोल्ट के कितने बल्ब 200 के स्रोत के साथ श्रेणी में जोड़े जाएंगे? तो आप जानते हैं बल्ब की संख्या क्या होगी? टोटल सप्लाई वोल्टेज बटा एक बल्ब का वोल्टेज कितना निकल कर आएगा? 67 पॉइंट कुछ आ रहा होगा। 66.66। तो पॉइंट में हम लोग संख्या लेंगे नहीं, है ना। 66.66 आ रहा है तो 67 लिख दीजिए। अब 67 है तो राउंड फिगर करेंगे तो कितना लेंगे? 67। तो ऑप्शन नंबर ए माना जाएगा। आजकल जो हमने कहा है आपसे कि मार्केट में जाइएगा और आप फ्लोरेसेंट लैंप खोजिएगा, तो आज के समय में जो नया पैटर्न का हमारा फ्लोरेसेंट लैंप है, उसमें कौन सा स्टार्टर का स्ट्रक्चर लगा हुआ है? रैपिड या इंस्टेंट? रैपिड स्टार्ट लैंप। उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप निम्नलिखित वाटेज में बनाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, गौर करिएगा। हम लोग जो हैं यहाँ पर गंभीरतापूर्वक विचार करिएगा। तो हमारा उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप है, एच हाई प्रेशर मरकरी वेपर, ये आपका 250 और 500 वाट का बनता है। आंसर को सुधार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नियॉन साइन नली के माध्यम से उत्पन्न प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है? याद है आपको, जैसा गैस भरते थे उस हिसाब से हमारी रोशनी में चेंजिंग आती थी। तो सही उत्तर क्या दीजिएगा? नली में भरी गई गैस पर निर्भर करती है। बहुत अच्छा प्रश्न है। 10 वोल्ट 100 मिली एम्पियर का रेटिंग का 25 बल्ब आपका श्रेणी में है, 250 वोल्ट के स्रोत से उसको आर पार सप्लाई दे रहे हैं, प्रत्येक बल्ब से कितनी धारा जाएगी? क्वेश्चन थोड़ा कठिन है। आपसे कह रहा है श्रेणी में संयोजित है, तो श्रेणी संयोजन में सभी विद्वानों को पता है धारा का मान क्या होता है? समान होता है। धारा का मान क्या होता है साथियों? समान होता है। अब जब धारा का मान समान होता है तो जितनी धारा हमारे एक बल्ब से जा रही है उतनी ही सभी से जाएगी। यानी आपका 10 मिली एम्पियर
विद्वानों 10 मिली एम्पियर को आप 10/1000 लिख सकते हैं, कोई कष्ट तो नहीं। 100 मिली एम्पियर है ना, क्वेश्चन कितना है उसमें 100 मिली एम्पियर। तो जब 100 मिली एम्पियर यहाँ है तो 100 बटा हम 1000 इसको लिख सकते हैं। सिंप्लीफाई करिए, कितना मिलेगा 0.1 एम्पियर। तो क्या आप 100 मिली एम्पियर को 0.1 एम्पियर लिखिएगा तो कोई दिक्कत है इस आधार पर? जब धारा सब जगह सेम है तो यहाँ भी कितनी करंट आएगी, 0.1 एम्पियर ही आएगी। चलिए आगे बढ़ें। कौन सा विकल्प प्रदत्त घनत्व के कोसाइन नियम को परिभाषित करता है? कोसाइन नियम से आप जानते हैं E बराबर I/d² cos थीटा होता है, ठीक है ना। चलिए 250 वोल्टा के बल्ब का टर्म प्रतिरोध कितना है, 625 ओम है। धारा अंकन कितने एम्पियर का होगा? अब वोल्टेज वाटेज अंकन कितने का होगा? सबसे पहले तो आप क्या करिए, आई निकालिए। कैसे निकालेंगे, 250/625 सिंप्लीफाई करिए, कितना आ रहा है 0.4 आ रहा है। पावर की बात करिएगा तो क्या करिएगा, I² इंटू आर कीजिएगा। 0.4 का स्क्वायर गुना आर आपका कितना है 625। सिंप्लीफाई करिए, कितना आ रहा है? तो आ रहा है कि कम आ रहा है कि ज्यादा आ रहा है, बताइए विद्यार्थी। चलिए 100 आ रहा है, कितना आ रहा है 100। तो वाटेज 100 हो गया, करंट 0.4 हो गई। उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। एक प्रदीप्ति लैंप जलता बुझता है तो दीप को तुरंत क्या करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, इसका तंतु, इसका फिलामेंट क्या होगा, उड़ जाएगा, डैमेज कर जाएगा, खत्म हो जाएगा। गैस विसर्जन लैंप कुछ समय अंतराल के बाद पूरी रोशनी से जलने लगता है। कौन सा लैंप सबसे ज्यादा देरी से जलता है? सोडियम वेपर लैंप। कितना टाइम लेता है, 10 से 15 मिनट लेता है। साथियों 10 से 15 मिनट बाद जब पूरा गैसियस डिस्चार्ज हो जाता है, यह कैसा प्रकाश देता है, पीला। और नहीं तो शुरू में कैसा देता है, गुलाबी प्रकाश देने का काम करता है। और यह किसकी उपस्थिति की वजह से, नियॉन की उपस्थिति की वजह से। आइए जरा यहां पर बताइए, मिलान कीजिए। कार्बन फिलामेंट लैंप है, मेटल फिलामेंट वैक्यूम लैंप है। क्या होगा विद्यार्थी, सोडियम वेपर लैंप का यूज करेंगे स्ट्रीट लाइट में। हैलोजन झकाझक प्रकाश हवाई अड्डे पर। आप जरा बताइए, कार्बन फिलामेंट लैंप का कहां यूज करेंगे? दोनों में ध्यान दीजिए। हमारे घर में रोशनी कार्बन फिलामेंट से हो पाएगा? नहीं ना हो पाएगा जी। तो क्या करेंगे, कार्बन फिलामेंट बैटरी चार्जिंग में। अब वैक्यूम फिलामेंट हम लोग घर में, हालांकि अब तो नहीं ही करते हैं, लेकिन मिलान इस हिसाब से होगा। क्या होगा, CTAB। कहां पर है CTAB? बी नंबर सही उत्तर होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहां थोड़ा ध्यान दीजिए। ड्राइंग ऑफिस में हम कितना प्रकाश लेंगे, 520 से 500। रहने के कमरे में हमारा 150। ऑपरेशन टेबल पर 2000। होटल और भोजनालय में, बढ़िया से बताइएगा, विशुद्ध मशीनी कार्य के लिए 500 से 1000 लेते हैं, है ना। तो इसके लिए होटल भोजनालय में 500 से 1500, यहाँ 500 से 1000। आपका क्या सीक्वेंस बैठा, सीक्वेंस बैठा है CTEBA। तो साथियों देखिए, CDEBA, C है, D है। अगर यहाँ पर E करते हैं, यहाँ B करते हैं, तब A आपका सही होता है। तो आप लोग जो हैं अपने ऑप्शन में थोड़ा चेंजिंग कर लीजिएगा। इस B को E बनाइए और इस E को B बनाइए, और तब आंसर A को टिक लगाइए। पीछे जो लिस्ट है ना, इसी लिस्ट के आधार पर ये सेटिंग है, वहां से मिलाइएगा तो यही आपको प्राप्त होगा। बताए थे ना, जो तरह से इतना इसके रीच रहता है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, अच्छा प्रश्न है। इसमें क्या होगा साथियों, लैंप निपुणता इसके माध्यम से होगी। लैंप निपुणता मतलब ल्यूमेन प्रति वाट। आर्क लैंप क्या हो जाएगा,
आर्क लैंप आपका कौन सा होता है? कार्बन रड की मदद से इसमें प्रकाश प्राप्त करते हैं। इनकैंडिसेंट लैंप में क्या होगा? फिलामेंट होगा। फ्लोरोसेंट लैंप में क्या जरूरत पड़ेगी विद्यार्थी जी? बताइए। फ्लोरोसेंट लैंप में हमको फास्फोरस पाउडर का जरूरत पड़ेगा यूवी रे को शिफ्ट करने के लिए। चोक क्या होगा? हाई रिएक्टेंस। मरकरी वेपर लैंप क्या लगाना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट लगाना पड़ेगा। एक सेकेंड, मरकरी वेपर लैंप है ना जी, तो मरकरी वेपर लैंप में मरकरी प्लस आर्गन भरेंगे। क्या भरेंगे? मरकरी प्लस आर्गन। सोडियम वेपर लैंप, इसमें क्या होगा साथियों? दिमाग लगाइए। चेंजर सीक्वेंशियल कंट्रोल और भी है। चलिए, आपका है सोडियम वेपर लैंप। नीचे और है तो सोडियम वेपर लैंप में हो जाएगा सोडियम और नियॉन। क्या हो जाएगा? सोडियम और नियॉन। के बाद आपका जो है कौन सा है? कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप ना, तो हम लोग कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप में किसको देंगे? इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट देंगे, यहाँ एच ही रहेगा। के बाद एक सेकेंड, हेलोजन लैंप में हेलोजन गैस देंगे। और डेकोरेटिव में आपका हो जाएगा ये जी वाला, चेंजर सीक्वेंशियल कंट्रोल जी वाला। तो मोटा मोटी 10 नंबर का जी, 9 का ए, 8 का कौन सा था जी? एच, 8 का आपका एच, 7 का आई, यही मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन थोड़ा जटिल है, पीएसपीएससीएल में इस तरह का क्वेश्चन का चांस बनता है, मिलान वाला उसमें रहेगा। चलिए साहब जी आगे बढ़ें। कह रहा एक लैंप का संपूर्ण ज्योति फ्लक्स कितना है? 1570। औसत कैंडल पावर आप जानते हैं, औसत कैंडल पावर का मान क्या होता है? ज्योति फ्लक्स अब बटा क्या हो जाएगा? 4 पाई। 1570 बटा 4 पाई करिए, 125 देगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। विद्यार्थी जो मैं यहाँ पर आंसर बता रहा हूँ, आप उसी आंसर को बुक में टिक कर लेंगे। जिनके पास भी मटेरियल है उसी आंसर को आप सही करेंगे, ठीक है, और उसी को फॉलो भी करेंगे। थोड़ा बहुत दो चार क्वेश्चन में इधर उधर है तो उसी को हम सुधारने के लिए सब क्वेश्चन आपके बीच चर्चा कर रहे हैं। ग्लेयर उत्पन्न होता है इन कारणों से साथियों, अधिक इल्यूमिनेशन के कारण से भी और दृश्य क्षेत्र में बहुत चमक है उसके कारण भी। तो दोनों वजहों से क्या होता है? ग्लेयर आपका उत्पन्न होता है। चौंध ही कहते हैं, हिंदी में चौंध हो गया, अंग्रेजी में ग्लेयर हो गया। बस के आगे कभी ड्राइवर के बगल के सीट पर बैठते हैं केबिन में, तो आप क्या देखते हैं? थोड़ा आगे जाते हैं तो लगता है आपका क्या है? पानी गिरा हुआ है। तो ये जो है, आप जो सूर्य की धूप में बैठ करके कमरे के अंदर अपने भाई को जो शीशा चमकाते हैं और उसके आंख पर जो जाता है वो जैसे चौंधिया जाता है, आंख स्ट्रेस होता है, सरदर्द बराबर होने लगता है। टेबल लैंप से पढ़ने पर भी आप देखते होंगे हमको क्या होता है? सरदर्द होता है। टेबल लैंप से पढ़ते समय भी हमको कमरे के बल्ब को जलाना ही चाहिए। अगर कमरा में अंधेरा, टेबल लैंप से खाली रोशनी किताब पर, तो आप आधा घंटा से 45 मिनट पढ़िए, आपको स्ट्रेस होना शुरू हो जाएगा। अब एक पूर्ण विसारक सतह, ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, इम्मी ने पूछा था, समझ गए। और यहाँ पर पूर्ण विसारक सतह की परिभाषा वह इस रूप में लेता है जो सबको लौटा देता है, सबको एब्जॉर्ब कर लेता है, उनके दिशा निर्देश से सभी को उसने स्वीकार किया है। समझ गए। तो कंप्लीट डिफ्यूजन है, यूनिफॉर्म डिफ्यूजन नहीं है। तो कंप्लीट डिफ्यूजन क्या करेगा? लौटा भी देगा, अवशोषित भी कर सकता है, आपतित को डिस्चार्ज भी, रिटर्न भी कर सकता है। सब तरह का गुण उसमें पाया जाता है, इसलिए इसका डी रखिएगा। आर त्रिज्या का अर्धगोला है साथियों, जब अर्धगोला है तो 2 पाई, यदि गोला होता तो 4 पाई साथियों आपका एक्सटेंशन होता। इसी सतह पर प्रदीप्ति क्या होती है? आपका निश्चित रूप से आई बाई डी का स्क्वायर। अगर थीटा कितना हो? 0 डिग्री, तब तो हमारा कॉस 0 का मान कितना होता है? किसी कोण से मुड़ नहीं रही है सतह पर, तो उत्तर क्या देंगे साहब? आई बाय डी स्क्वायर। प्रकाश तरंग के रूप में सतत विकिरित ऊर्जा क्या कहलाती है? बताइए विद्यार्थी जी।
प्रकाश तरंग के रूप में जो ऊर्जा आपको प्राप्त हो रही है वह ऊर्जा किस रूप में आती है? जो हमारा फ्लक्स है उसके समूह के रूप में, तो क्या कहते हैं? ज्योति फ्लक्स, ल्यूमिनस फ्लक्स कहते हैं। किसी सतह के किसी बिंदु पर प्रदीपन उस सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल से ज्योति फ्लक्स होता है। इकाई क्या है? ध्यान दीजिएगा, क्या कहेंगे साहब? व्हाट शुड बी द राइट आंसर? आपको कह रहा है E बराबर F बाय A कह रहा है, यानी ल्यूमेन प्रति इकाई क्षेत्रफल कह रहा है। तो यूनिट क्या होगा? ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर। इसी को सरकार क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऐसा कार्यस्थल जहां परिष्कृत कार्य करना हो, बहुत ही शुद्धता से काम करना हो, प्रदीपन का स्तर विद्यार्थी कितना रखेंगे? 1500 ल्यूमेन प्रति स्क्वायर मीटर रखेंगे। और जहां पर जैसे तैसे भी गाड़ी चल जाए तो आप ए बी में से कोई भी आंसर लगा सकते हैं। तो आप ए नंबर जो है रख लीजिए, 1000 ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर होता है। अपरिष्कृत कार्य कर लिख लीजिए जैसे तैसे। आंसर में बी नंबर भी होगा तो उसको गलत मत कीजिएगा, वो भी ठीक है, क्योंकि ऑप्शन दोनों का सेम डाटा दे दिया, लेकिन आपको याद रखना है 1000 ही होता है। एचपीएमवी दीप का कार्यकारी सिद्धांत किस पर आधारित है जी? गैस विसर्जन पर आधारित है, ये तो जानते हैं, लेकिन गैस विसर्जन से क्या देता है? सीधे यूवी रेडिएशन देना चालू कर देता है। तो गैस विसर्जन से सीधे यूवी रेडिएशन, और यूवी रेडिएशन को फ्लोरोसेंट पदार्थ से दृश्य प्रकाश में बदलना, अथवा रोशनी हमको मिलना। दीप्ति नलिका में निम्न दाब प्राप्त किया जाता है। जब आपका निम्न दाब होगा तो विद्वानों हमें बताइए धारा घनत्व कितना होगा जी? निम्न होगा। फ्लोरोसेंट ट्यूब है इसीलिए हाई प्रेशर नहीं है। करंट को भी हम क्या चाहते हैं? कम करने के लिए किसका यूज कर रहे थे? चोक का। किसी कार्यरत प्रतिदीप्त नलिका का स्टार्टर निकाल दिया जाए। अच्छा प्रश्न है। हमारा जो है साथियों ये ट्यूब लाइट है, और आपका ट्यूब लाइट ध्यान रखिएगा वर्क में है, चालू अवस्था में है, जल रहा है। चलते हुए में इसका स्टार्टर को निकाल दिए। स्टार्टर का काम स्टार्टिंग तक था, विसर्जन करने तक था, विसर्जन कर दिया है, तब इसका जरूरत नहीं है। अब जलते हुए अवस्था में खोल के हटा दिए, कोई टेंशन नहीं है, यह क्या होगी? जलती रहेगी। लेकिन फिर बंद कर दीजिएगा तब नहीं जलेगी। एचपीएमवी दीप की आंतरिक नली में क्या भरते हैं? फटाफट बताइए। आर्गन भरते हैं। एचपीएमवी दीप का वाटेज क्षमता कितना होता है? आप सबने देखा था 250 वाट, 400 वाट का होता है। ये रेंज तो कहीं दिया नहीं है, हम किसको स्वीकार कर लेंगे? टी नंबर को एक्सेप्ट कर लेंगे। दिया रहता तो उसको स्वीकार कर दे। चलिए साहब जी अगले प्रश्न की ओर चलिए। समांतर जुड़वां प्रतिदीप्त नलिका परिपथ का क्या लाभ है? यानी दो ट्यूबलाइट को हमने क्या किया है? एक ही साथ जुड़वां कनेक्शन किया है, लेकिन एंटी एंटी फेज में। ऐसा करने से क्या फायदा होता है? फ्लिकरिंग इफेक्ट कम हो जाता है। फ्लिकरिंग इफेक्ट है जलना बुझना टिमटिमाना। तो आपका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। पावर फैक्टर तो बढ़ ही जाता है, साथ ही साथ ट्यूबलाइट टिमटिमाती नहीं है। अगर यहां ऑप्शन रहता फ्लिकरिंग प्रभाव कम हो जाता है तो आप वह भी उत्तर देते। चलिए आगे बढ़े साथियों। सोडियम बाष्पलैंप विशेषता कहां प्रयोग किया जाता है? सब जगह करना उचित नहीं है। क्या होगा? तरंग प्रकाश में किया जाता है, कोहरा वाले क्षेत्रों के लिए यह सुटेबल नहीं है। अब तो यूज ही नहीं करते। गैस विसर्जन लैंप कुछ समय के बाद पूरी तरह से प्रकाश दे रहा है। ये लिखे गए लैंप में से कौन सबसे लेट से स्लो परफॉर्म करेगा? सोडियम वेपर लैंप करेगा। गैस भरे हुए टंगस्टन फिलामेंट लैंप को जलाने पर कितना तापमान तक यह बर्दाश्त कर सकता है? 2800 तक करता है, लेकिन यहाँ 2300 दिया है, तो आराम से 2300 पर तो हंसते खेलते काम करेगा। तो दीप छोरों पर गहरा काला है, यानी किनारे किनारे में क्या हो रहा है? काला है। तो ऐसी स्थिति में क्या दिक्कत होता है? आप देखते होंगे बीच में पकड़ता था और 3-4 बार ऐसे ऐसे स्टार्टर को सटाता था। इससे क्या पता चलता है? क्या गड़बड़ हो गया है जी? स्पष्ट सी बात है साथियों, आपका स्टार्टर कहीं न कहीं गड़बड़ है, ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसीलिए पूरा गैसियस विसर्जन नहीं हो पा रहा। दृश्य स्पेक्ट्रम विद्यार्थी यहां थोड़ा सा सुधारिएगा, 7 के जगह 3 कर लीजिएगा। 3 नंबर में 7 को क्या करिए सभी विद्यार्थी जी? 380 3 कर लीजिए। तो 380 से 740 नैनोमीटर के बीच होता है। यही आपका क्या है? दृश्य प्रकाश है।
कोई बात नहीं है, रेंज जो मिलता जुलता है लगभग वही, एग्जैक्ट 760 रहता तो आप उसी को लेते, तो सबसे नजदीक हमको वैल्यू के मिलेगा, उसी को हम लोग लेंगे। नैनोमीटर मतलब समझते हैं ना, 10 के पावर कितना, -9। एंगस्ट्रम में बदलेंगे तो 3800 हो जाएगा। गैस डिस्चार्ज लैंप प्रकाश का उत्सर्जन इसके माध्यम से एक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज भेज कर करता है, इसके माध्यम से आयनीकृत गैस के माध्यम से गैसों का क्या होता है, आयोनाइजेशन होता है, और तब जाकर के जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वह टकराते हैं तो आपको प्रकाश की प्राप्ति होती है। कह रहा फ्लैशिंग परिपथ में प्रयोग किया जा सकने वाला प्रदीप्ति दीप कौन सा है? बहुत अच्छा प्रश्न है विद्यार्थी, दिमाग लगाइए, जवाब दीजिए। क्या होगा सही उत्तर? इंस्टेंट स्टार्ट, तुरंत प्रारंभी हो जाएगा। आप जानते हैं तुरंत प्रारंभी मतलब स्पष्ट है कि विदिन ए सेकंड, 5 से 15 सेकंड में स्टार्ट होने वाला, समझे? वो सब नहीं, ये तो ब्लास्ट लैंप है। फ्लैशिंग परिपथ का मतलब है आप जो स्टार्टर लगाते हैं ना, उसके बारे में कह रहा है। एचपीएमबी द्वीप में पारा वाष्प का विसर्जन कहां होता है? नाम से ही स्पष्ट है, एचपी का मतलब हाई प्रेशर, तो स्वाभाविक सी बात है, आंसर क्या देंगे? हाई प्रेशर। 8 से 10 mm² का क्या रहता है हमारा, जो है 10 mm का हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर देते हैं। उच्च दाब पारा वाष्प द्वीप में पारे को वाष्पित होने और द्वीप को पूरी तरह से प्रकाशित होने में कितना समय विद्यार्थी जी लगता है? जल्दी से बताइए। आपका वही 5 मिनट के रेंज में लगता है, तो 5 एग्जैक्टली है नहीं, तो 6 4 10/2 यानी एवरेज में 5, ऑप्शन नंबर बी। नियॉन नलिका साइन लैंप के लिए आईसीडीपी स्विच, पूरा नाम तो आप लोगों को याद है, आयरन क्लैड डबल पोल। सिंगल फेज में कि 3 फेज में यूज करेंगे? सिंगल फेज एसी सिस्टम का कैसा स्विच होगा? ये मेन स्विच होगा, इसके लिए इसका यूज करेंगे। कितनी धारा की रेंज रहेगी विद्यार्थी? 15 एम्पियर और 250 वोल्ट, ऑप्शन नंबर ए। यदि दोषयुक्त स्टार्टर को हटा देने पर प्रदीप्ति नलिका प्रकाशित हो जाती है तो दोष कहाँ है? स्वाभाविक सी बात है, जहां पर बीमारी था बीमारी निकाल दिए, बीमारी आदमी ठीक हो गया, गड़बड़ी बीमारी था, मतलब स्पष्ट है गड़बड़ी कहाँ था जी? स्टार्टर में था। प्रदीप्ति नलिका के पूर्ण चमक से जलने के बाद चोक का क्या काम होता है? जला देने के बाद क्या काम होता है? बिल्कुल विद्यार्थी जी, प्रदीप्ति नलिका के तंतुओं से प्रवाहित धारा को सीमित करना, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जब ट्यूब लैंप का स्विच ऑन करते हैं चोक से कुछ ध्वनि हमको प्राप्त होती है, यह ध्वनि किस वजह से प्राप्त होती है? ढीला कोर होने से, इसके वजह से। और इस ढीला कोर का जो मुख्य रीजन है, जो ट्रांसफार्मर का भी रीजन है, वह क्या है? मैग्नेटो स्ट्रिक्शन। क्या है? मैग्नेटो स्ट्रिक्शन, यानी आपके मैग्नेटाइजेशन के बाद चुंबकीय पदार्थ के रेखीय लंबाई में परिवर्तन होना, जिसके वजह से हमिंग साउंड आती हैं। अगर कोर की संरचना हल्की ढीली है, वाइब्रेशन हो रहा है, तो यह आवाज आपको प्राप्त समान रूप से होती है साथियों। तो हम तो अब इलेक्ट्रॉनिक चोक का प्रयोग करने लगे, अब तो सब भी जाकर के एलईडी ट्यूबलाइट ले आते हैं, कोई झमेला नहीं रहता है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, ये कह रहा है यहाँ जो होल्डर के पास ये पार्ट लगा हुआ है, कौन सा पार्ट है विद्यार्थी जी? दिमाग लगाइए, क्या है आपका? कैथोड का तंतु है, फिलामेंट है साथियों। एनोड फिलामेंट तो लिखा नहीं है, खाली क्या है? कैथोड फिलामेंट। तो यहाँ पर तो मेरा क्या रहेगा? एक एक, ये दोनों आपका फिलामेंट ही है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रदीप्ति ट्यूब लैंप के स्टार्टर को इसके होल्डर से चलने के बाद क्या करते हैं? हटा लेते हैं, तो लैंप पर क्या असर पड़ेगा? चलने के बाद जब हटाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा साहब? ट्यूब में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ट्यूब जो है जलता रहेगा। लेकिन जब बंद कर देंगे स्विच और दोबारा फिर चालू करेंगे, तब बिल्कुल भी यह जलेगा नहीं। ठीक है कि नहीं? चलिए आइए, विद्यार्थी लोग ऐसे भी आपके साथी हैं, तो खुद पढ़ाइए साहब। यदि किसी एसी ट्यूब के परिपथ को चोक से संपर्कित नहीं किया जाए तो क्या होगा? फ्यूज हो जाए। क्या होगा साथियों? नियम के अनुसार जो हमारा सिस्टम है इलेक्ट्रिकल का, लोड के उद्देश्य से, सप्लाई प्रकाश के उद्देश्य से हम उदीप्त लैंप लेते हैं। उदीप्त का मतलब इनकैंडेसेंट लैंप, ठीक है, क्योंकि होल्डर में लगा करके प्रकाश आप प्राप्त करते हैं। लेकिन जो भारतीय नियमानुसार है, उसके पावर कंजप्शन को कितने के रूप में स्वीकार किया गया? नहीं विद्यार्थी, 60 वाट कंसीडर किया। समझ गए? 100 वाट का बल्ब हमारा है, सही बात है, लेकिन भारतीय मानक के अनुसार हमने बल्ब और पंखे को क्या किया है? 60 पे कंसीडर किया।
250 वोल्ट 100 वाट का 2 बल्ब है और आपूर्ति भी हम कितने का दे रहे हैं? 250 का दे रहे हैं, लेकिन जोड़ कैसे दिया है? पैरेलल में जोड़ते तो रोशनी में कोई फर्क नहीं पड़ता, श्रेणी में जोड़ दिए हैं, प्रतिरोध मेरा क्या हो गया है? बढ़ गया है, स्वाभाविक सी बात है। वोल्टेज का ड्रॉप क्या हो गया है मेरा? निसंदेह कम हो गया है, सॉरी बढ़ गया है। वोल्टेज का ड्रॉप दोनों जगह क्या हो गया है? बढ़ गया है। परिणाम क्या हो गया? हमारा दोनों बल्ब धीमा प्रकाश देगा। अगर हम इसको पैरेलल में जलाते तो कोई दिक्कत नहीं था, दोनों अपने अनुसार उचित प्रकाश हमको दे रहा। गैस डिस्चार्ज लैंप कुछ समय रुकने के बाद पूरा तेज रोशनी देता है और बाकी लैंपों में से किस लैंप में अन्य की तुलना में अधिक समय तक रुकावट हो सकती है? जरा बताइए विद्यार्थी जी। बहुत अच्छा प्रश्न है साहब जी, आपको मैंने चर्चा किया था इस प्रश्न के बारे में। आपको मैंने कहा था, क्या कहा था बताइए? सोडियम वेपर लैंप एक ऐसा लैंप है जो स्टार्ट होता है तो 10 से 15 मिनट में पूरा स्टार्ट होता है, लेकिन सप्लाई जब बीच में कट जाती है, सप्लाई बीच में क्या होती है? कट जाती है। दोबारा स्टार्ट होने में फिर यह कम से कम कितना लेता है? 3 से 5 मिनट का समय लेता है। दोहरा कर जब चालू होता है तो उस परिस्थिति में टाइम कम लिया, लेकिन फिर भी बाकी सभी से टाइम क्या लिया? ज्यादा लिया। इसलिए उत्तर हम क्या देंगे? एक उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप की प्रदीपन क्षमता कितनी? फटाफट जवाब दीजिए, तो आप लोग बता सकते हैं कितना होगा? 44 से 57 होगा, मोटा मोटी मिलता जुलता। यहां पर बता दीजिए सरकार, एक्स क्या है? क्या है विद्यार्थी? इलेक्ट्रोड है कि नहीं है? कितना विद्यार्थी सक्षम है जी? इलेक्ट्रोड है तो बहुत कम है लड़का समर्थन में, है कि नहीं? महिलाओं का समर्थन तो मिल नहीं रहा है, 50% वोट तो ऐसे चला गया, है कि नहीं? क्या जी विद्यार्थी? इलेक्ट्रोड है जी? हाँ, तुमको भी चांस लग रहा है? चलिए, क्या है साथियों? इलेक्ट्रोड है। सोडियम लैंप का ज्वलन वोल्टेज जल्दी बता दीजिए कितना होता है? 400 से। यहां बताइए, ये खाली जो जगह है इसमें क्या है? गैस और धातु का भाप है। ये दोनों हमारे कैथोड एनोड वाले टर्मिनल हैं इलेक्ट्रोड के। मरकरी वाष्प लैंप में प्रतिरोधक को सहायक इलेक्ट्रोड से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। क्यों जोड़ते हैं साथियों बताइए? स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने के लिए। प्रतिरोधक को ही किस नाम से जानते हैं? करंट लिमिटर के नाम से जानते हैं। किससे जानते हैं? करंट लिमिटर के नाम से हम लोग जानते हैं। एमए मरकरी आर्गन लैंप की आयु कितनी होती है? 9000 घंटे के आसपास। कितनी होती है विद्वानों? 9000 घंटे होती है। 10 दिया ही नहीं है ऑप्शन में, तो क्या कीजिएगा? जो सबसे ज्यादा है वही लीजिएगा। निम्न में से किस पर नियॉन साइन लैंप से प्रकाश का रंग निर्भर करता है? ट्यूब के अंदर भरे हुए गैस पर होता है। लाइटिंग योजना में आवश्यक कुल फ्लक्स व्युत्क्रमानुपाती क्रम में किसके सापेक्ष होता है? आपका देख लीजिएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल के खाली स्थान और ऊंचाई के अनुपात पर, प्रदीप्ति पर, उपभोग गुणांक पर। कह रहा है हमारा फ्लक्स व्युत्क्रमानुपाती क्रम में होता है किस चीज के? दिमाग बताइए। स्थान और ऊंचाई पर, इसके रेशियो पर यह क्या करता है? निर्भर करता है। जगह ज्यादा रहेगा तो फ्लक्स आपकी क्या होगी? उस हिसाब से कम हो जाएगी। चमक रोकने के लिए क्या क्या करेंगे साथियों? लगातार वस्तुएं को दूर हटाते जाइएगा, घर छोड़ के भाग जाइएगा। वस्तु को नजदीक से देखिएगा तो आंखें खराब हो जाएगा। लगातार देख करके लगातार चलते रहिएगा तो फिर दुर्घटनाग्रस्त हो जाइएगा। दूर से देखिए। ह्रास कारक डिप्रिसिएशन फैक्टर निर्भर करता है किस चीज पर विद्यार्थी? बहुत अच्छा प्रश्न है, दिमाग लगाइए साहब। लैंप की उम्र पर, कार्यस्थल पर कौन सा काम हो रहा है उस पर, धूल धक्कर गंदगी जमा है तो दिक्कत होगी, साफ सफाई के शेड्यूल पर, हर सप्ताह साफ कर रहे तो चलेगा, यानी सभी पर। यूटिलाइजेशन फैक्टर किस पे निर्भर करता है विद्यार्थियों? अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिए। यूटिलाइजेशन फैक्टर किस पे डिपेंड करेगा सरकार? व्हाट शुड बी द राइट आंसर? कमरे के आकार पर। आकार छोटा तो ज्यादा प्रकाश, लैंप खाली स्थान ऊंचाई रेशियो बढ़िया होगा तो भी अच्छा है। छत दीवार का रंग अगर आपका लाइट कलर का है, हल्के रंग का है, तो भी प्रकाश की प्राप्ति अच्छी होगी। यानी जितना ज्यादा प्रकाश आपको प्राप्त हो रहा है उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम हिस्सा आप उपयोग में ले रहे हैं, वही तो आपको क्या कहलाता है? उपयोगिता गुणांक कहलाता है। चमक पैदा होती है किन किन कष्टों से साहब? लैंप की ऊंचाई बढ़ने से, डिफ्यूजर के प्रयोग से, प्रकाश के विशिष्ट कोण पर काटने के लिए प्रयोग होने वाले रिफ्लेक्टर से, एक ही तरफ प्रकाश को खाली रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये सभी चीजों से क्या होता है? चमक पैदा होती। लैंप पर एक रिफ्लेक्टर लगाते हैं किस लिए साथियों? जल्दी जवाब दीजिए। व्हाट शुड बी द राइट आंसर साहब? यहां भी क्या होगा? चमक रोकने के लिए, ताकि चारों ओर रोशनी को फैला दे, बेहतर इल्यूमिनेशन मिले, लैंप की भी सुरक्षा हो। ऊपर से ऐसे जो रिफ्लेक्टर लगाए हैं तो सब नीचे ना प्रकाश फेंक रहा है, ऊपर से कुछ गिर भी गया हल्का फल्का तो बल्ब को दिक्कत नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अनुरक्षण गुणांक का लेखा जोखा कौन रखता है? आप जान दे मेंटेनेंस फैक्टर किस पे डिपेंड करेगा? स्वाभाविक सी बात है, इसका कहीं न कहीं संबंध आपके धूल गंदगी प्रकाश उत्पादन के आयु में गिरावट से है। अगर साफ सफाई बढ़िया रखिएगा, लंबे समय तक आपका रोशनी प्राप्त होगा, टिकेगा, बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी।
साथियों, तंतु के ठंडे प्रतिरोध के लगातार मान की क्षतिपूर्ति के लिए सीरियल सेट के साथ श्रेणी में कौन सा संपर्क किया जाता है? साहब जी याद रखिएगा, ठंडा प्रतिरोध मतलब क्या हो गया? एनटीसी, निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट वाला थर्मिस्टर, जिसमें तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है और तापमान घटने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है। उल्टा सिस्टम यहां पर चलता है साथियों। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ें। आगे बढ़े। बल्ब के किसी सीरियल सेट में फ्लैशर का प्रयोग करते हैं। फ्लैशर का काम क्या है साथियों? बहुत अच्छा काम है फ्लैशर का। बताइए जरा क्या है? परिपथ को तोड़ना, परिपथ को जोड़ना, लेकिन अपने प्रकाश नहीं देता है। ये खुद कोई रोशनी नहीं देता, लेकिन रोशनी दिलवाने का काम बाकियों से करता है। ऑप्शन नंबर ए। एक सजावटी सीरीज लैंप के संयोजन में 6 वोल्ट का और 240 वोल्ट एसी की सप्लाई है। बताना आपको शर्मिंदा करना है। संख्या बराबर 240 बटा एक बल्ब का वोल्टेज 6 कितना होता है जी? 40 होता है। आंसर ए हो जाएगा। प्रतिदीप्त प्रकाश नलिका के विद्युत परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में चोक क्यों लगाते हैं? स्पष्ट सी बात है, सीरीज में लगाते हैं विद्युत धारा को उचित स्तर तक सीमित रखने के लिए। निम्नलिखित में कौन सा फिलामेंट लैंप के लिए प्रयोग में नहीं किया जा सकता है? कार्बनों का यूज किए थे, टंगस्टन का तो कर ही रहे हैं, टेंटालम भी हम लोग टेक्निकल चेक किए थे, नाइक्रोम किसी भी कीमत पर किया नहीं जा सकता। इसका गलनांक बहुत ही क्या होता है? कम होता है। और इसकी वर्किंग कैपेसिटी, वर्किंग टेम्परेचर कितना तक जाता है? मात्र आपका 1100 से ऊपर जाएगा, गलने लग जाएगा। पहले किए थे कार्बन, जिस समय शुरू किए थे ना चेक करना, उस समय कार्बन की जगह टेंटालम लेके किए थे। अब तो बिल्कुल ही नहीं करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के उस्मन प्रभाव के सिद्धांत पर, यानी H बराबर I² RT के सिद्धांत पर कौन सा काम नहीं करता है? हीटर काम करता है, केतली काम करता है, फिलामेंट लैंप काम करता है, डीसी मोटर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर काम करता है। किस पर? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर साथियों काम करता है। तो आंसर हो जाएगा इसका साहब जी डी नंबर। अगला प्रश्न है, फ्लोरोसेंट ट्यूब क्या है? फ्लोरोसेंट ट्यूब है लो प्रेशर का मरकरी वेपर लैंप। क्या है? लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप है। अब एक और प्रश्न आपको बताता हूं विद्यार्थियों, अगर आपको साधारण रूप से रहे कि फ्लोरोसेंट लैंप में कैपेसिटर का प्रयोग पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए किया जाता है, लेकिन याद रखिएगा क्या जाता है, अगर सीधे ऐसा है तो यह मात्र 80% ही पीएफ को बढ़ाता है। गौर कर लीजिएगा, यह क्या करता है? मात्र 80% ही पीएफ को बढ़ाता है। ठीक है, लेकिन अगर इसी फ्लोरोसेंट लैंप में हम इलेक्ट्रॉनिक चोक लगाते हैं, क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक चोक लगाते हैं, तब विद्यार्थी जी तो यह 98% से लेकर 100% हमारे पीएफ को बढ़ा देता है। ये अंतर को आप लोग माइंड में फिट कर लीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक चोक रहेगा तब 98 से 100% तक इंप्रूव करेगा, सिर्फ बिना इलेक्ट्रॉनिक चोक के रहेगा तब 80% करेगा, क्योंकि चोक भी तो अपना ताकत लगा के पीछे कर रहा है, ये भी ताकत लगा के आगे करेगा, यानी 0.8 तक पीएफ को ले जाएगा। हमारा लो पीएफ नहीं रहेगा, लेकिन बहुत जबरदस्त यूनिटी के आसपास भी नहीं जाएगा। ऐसे केस में 0.98 तक हम लोग पहुंचते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक चोक लगा करके हम 40% क्या करते हैं? पावर का भी, एनर्जी का भी सेविंग साथियों कर लेते हैं। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चैप्टर का प्रश्न तो अपने समापन पर चला गया, ये चैप्टर पूरी तरह से अब फाइनल हो गया।